ये कपल अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए वियतनाम चले जाते हैं। उस जगह पर सब कुछ था, लेकिन उन दोनों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी खतरनाक चीजें किसी भी टूरिस्ट के साथ हो सकती हैं। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है काइल नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो अपनी वाइफ जेलियन के साथ मौजूद था। फिलहाल उसकी वाइफ जेलियन बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में लग रही होती है क्योंकि कुछ ही महीनों पहले उसका मिसकैरेज हो गया था। उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। अब इसी बात का सदमा उसे लगा हुआ था और बार बार वो यही सोचते रहती। काइल इन चीजों को भुला चुका था क्योंकि जो पास्ट की चीजें हैं वो और ज्यादा दर्द प्रोवाइड करती हैं। इसीलिए वो अपनी वाइफ जेलियन को समझाता है कि हमें मूव ऑन करना होगा, पर बेचारी यहाँ जेलियन और भी ज्यादा इन चीजों के बारे में सोचने लग जाती। इसीलिए अब काइल ने यहाँ डिसाइड किया कि वो जिलियन को एक हॉलिडे ट्रिप पर लेकर जाएगा जहाँ वो अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, जिससे कि वो इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी। काइल ने जल्द से जल्द टिकट्स बुक किए और जिलियन को लेकर निकल पड़ा वियतनाम, ऐसी जगह जहाँ अब के समय में कई सारी नेचुरल चीजें डेवलप हो रही हैं और वो तो कई सारे टूरिस्ट का फेवरेट प्लेस भी बन चुका है। काइल जिलियन के साथ साथ वियतनाम आकर उस पूरी जगह को एक्सप्लोर करने लगा। काइल को यही लग रहा था कि इससे जिलियन का ध्यान बढ़ जाएगा और वो दूसरी चीजों पर ध्यान देगी, लेकिन काइल को क्या पता था कि इस जगह पर लाकर उसने ही उन दोनों की मौत को बुलावा दिया है। अब बीच वाले रास्ते से आने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में रुककर कुछ खाने पीने लग जाते हैं। काइल तो बच्चों के साथ जाकर फुटबॉल खेलने में बिजी हो गया था और वहीं जिलियन अपनी मदर से बातचीत कर रही थी वीडियो कॉल पर। जिलियन की मदर को भी उसकी बहुत फिक्र होती है मिसकैरेज के बाद, लेकिन जिलियन उन्हें बता रही थी कि काइल मेरा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखता है, तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जिलियन ने अपनी मदर से बहुत सारी बातें की और वो हर एक चीजें शेयर करती है ताकि उसके दिल को सुकून मिलता। लेकिन यहाँ अब जिलियन की मदर एक इम्पोर्टेंट बात बताती है न्यूज चैनल के ऊपर से। उन्होंने हाल ही में देखा था कि वियतनाम की उस पूरी जगह पर एक बड़ा तूफान आने वाला है। ये तूफान कब तक चलेगा इसका वैज्ञानिक भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे। अब यहाँ अपनी मदर के बताने पर जिलियन वहाँ के एक टीवी पर सारे न्यूज देखती है। सामने की तरफ कई सारे तूफान के बारे में बताया तो जा रहा था, लेकिन वो उसकी रीजनल लैंग्वेज में नहीं होती, वो वियतनामी लैंग्वेज में होती है, जिससे कि जिलियन को ज्यादा कुछ समझता नहीं। इसीलिए जिलियन ने सीधा उन चीजों को इग्नोर कर दिया और अपनी मदर से बात करने लगी। अब कुछ खा पी लेने के बाद वो दोनों अपने होटल की तरफ जाते हैं जो पानी के किनारे वाली प्लेस पर बनाया गया था। ऐसे ही टाइप के स्टे रूम्स टूरिस्ट आजकल पसंद कर रहे हैं वियतनाम के अंदर। अब फ्रेश होने के बाद काइल सीधा जंप लगा देता है पानी के अंदर थोड़ा नहाने के लिए। वो पानी बहुत ही ज्यादा साफ था और वो तो जिलियन को भी नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन जिलियन का शायद थोड़ा मूड नहीं था, इसीलिए वो कहती है कि वो बाद में आएगी। जिलियन मोबाइल पर लगातार न्यूज देख रही होती है कि उसे कुछ समझ जाए, लेकिन वो न्यूज को ट्रांसलेट कर पाती इससे पहले काइल ने उसे मोबाइल साइड में रखकर अंदर बुलाया। वो कहने लगा कि इस जगह पर हम एंजॉय करने आए हैं, तो तुम मेरे साथ मिलकर सारी चीजें एक्सप्लोर करो। इतना ज्यादा फोर्स करने के बाद आखिरकार जिलियन मान ही गई। उसने अपना मोबाइल फोन साइड में रखा और कूद गई काइल के साथ पानी में। दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं और समुद्र के अंदर मौजूद वाटर लाइफ को देखते रह जाते हैं। वहाँ पर तो अलग अलग टाइप की मछलियाँ मौजूद थी। जिलियन और काइल ने आज तक इतना खूबसूरत नजारा देखा ही नहीं होता। उन्हें बस मन कर रहा होता है कि वो हमेशा के लिए यहीं पर रुक जाएं और धीरे धीरे समुद्र की सारी जगह को देख लें। वो दोनों कपल तो पानी में तैरते हुए एक चट्टान के पास चले जाते हैं जिसके ऊपर काइल जाकर बैठ गया था। जिलियन भी उसके पास मौजूद होकर प्यार भरी बातें करने लग जाते हैं। अब इस समय देखकर लग रहा था कि जिलियन अपने पास्ट के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ भूल चुकी है। वो यहाँ काइल के साथ एंजॉय कर रही है और होप सो ऐसा ही बना रहे। पर यहाँ हमें पता चला कि काइल जिस चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था उसका अचानक पैर फिसल गया। नीचे वाली चट्टान नुकीली थी, इसीलिए उसके पैर पर चोट लग गई और काइल को खून निकलने लगा। जिलियन यहाँ काइल की मदद तो करने आती है, लेकिन जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनी हुई थी जिलियन को अपना पास्ट याद आने लगा जब वो बच्चे को जन्म देने वाली थी और वो नहीं बच पाया। जिलियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर भी वो काइल को बचा रही थी। काइल भी अपनी वाइफ को देखकर समझ गया कि वो अपने पास्ट की वजह से ही रो रही है, ना कि काइल के पैर में लगी हुई चोट की वजह से। काइल कैसे भी उस जगह पर खड़ा होकर जिलियन को शांत कराता है और ये कह देता है कि हमें आगे बढ़ना होगा, शायद हमारी फैमिली आगे चलकर भी और बढ़ सकती है। अब काइल ने ये सारी चीजें तो जिलियन को शांत करने के लिए की थी, लेकिन अब वो और ज्यादा रोने लगी। उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है जो उसकी लाइफ में हुआ था। वो सच में उस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आना चाहती थी और अपनी फैमिली बनाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही एक्सेप्टेड था। वो दोनों तो कैसे भी करके उस जगह से निकलकर वापस अपने होटल वाले रूम में आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ जिलियन बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी और उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जिलियन अपने रूम में बैठकर दूर से देख पा रही थी कि बहुत ही घने और काले बादल उनके पास आ रहे हैं। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने अपने हस्बैंड काइल को कह दिया कि उन्हें यहाँ पर नहीं रहना, वो यहाँ से जाना चाहती है अपने घर पर। काइल भी जिलियन की बात को समझ रहा था और वो भी इसे डिनाई नहीं करता। उसने अपनी वाइफ को दिलासा दिया कि वो अगली सुबह को निकल जाएंगे, सिर्फ उन्हें आज
आज की रात का ही वेट करना है। जिलियन के समझने के बाद वो काइल के साथ बेड पर सो जाती है और काइल ने तो उसे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, पर उन्हें क्या पता कि ये उनकी आखिरी रात हो सकती है। अब यहाँ वो दोनों रूम के अंदर जब आराम से सो रहे थे तो बाहर की तरफ मौसम बहुत बेकार हो गया था। आसमान में बिजली कड़क रही थी और तूफान आने की संभावना तो बहुत जल्द होने वाली थी। काफी तेजी से बारिश होने लगी और ये आवाज सुनकर जिलियन तुरंत ही उठ जाती है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो काइल को भी जगाकर इस बारे में बताती है। लेकिन काइल ने जब इन चीजों को देखा तो वो कहने लगा कि ये सिर्फ थोड़ी सी बारिश है जो कुछ देर में अपने आप ही बंद हो जाएगी, हमें इस बारे में कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ जिलियन अपने हस्बैंड के समझाने पर मान जाती है और वो दोनों एक साथ सोने लग जाते हैं। कुछ मोमेंट बाद उन्हें रिसेप्शनिस्ट का कॉल आता है और वो पूछ रहे थे कि आप सब कंफर्टेबल हो कि नहीं। रिसेप्शनिस्ट ने एक और बात इंक्लूड की कि शायद बाहर की तरफ थोड़ा मौसम खराब हुआ है, अगर आप दोनों चाहो तो वापस आकर मेन होटल में रुक सकते हो। लेकिन काइल और जिलियन उसी जगह पर रुककर अपनी आखिरी रात यहाँ पर गुजारना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को मना कर दिया और वो उसी पानी के किनारे वाले रूम में रहेंगे। सारी बातें करने के बाद आखिरकार वो दोनों आराम से सो जाते हैं एक दूसरे को पकड़ के। अब धीरे धीरे जैसे रात होती जा रही थी तूफान की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। समुद्र का पानी भी बढ़ते हुए अब उस रूम तक आने लगा था जहाँ किनारे की तरफ वो सब बनाए गए थे। इनफैक्ट अब तो बारिश भी दुगनी स्पीड से होने लगी होती है। जिलियन ये सारी भयानक आवाजें सुनकर तुरंत ही उठ गई और उसने जो देखा उससे वो दंग रह जाती है। पानी उनके विंडो को तोड़कर अंदर आ रहा था और धीरे धीरे पूरी जगह हिल भी रही थी। जिलियन तुरंत ही काइल को जगाकर रिसेप्शनिस्ट को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी। तूफान के कारण पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि वो लकड़ियों के उस पूरे रूम को एकदम से उखाड़ देता है। जिलियन और काइल जिस वुडन रूम में मौजूद थे वो पानी पर तैरने लगी होती है। बेचारी जिलियन बहुत ट्राई कर रही थी कि वो कॉल लगाकर सबको बता दे, लेकिन पानी लगने के कारण वो टेलीफोन भी खराब हो चुका होता है। अब उस पूरे रूम के पानी में इस तरीके से तैरने की वजह से काफी झटके लग रहे थे। उन्हीं में से एक झटका काइल को लगता है और वो खुद को बैलेंस नहीं कर पाता, जिससे उसके एक पैर का एंकल ही टूट जाता है। उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और वो दर्द के मारे तो चिल्लाने लगता है। जिलियन के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा डर दिख रहा था क्योंकि वो इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं रही। उसे पानी में तैरना तो आता है लेकिन वो घबराने लग जाती। अब यहाँ काइल जिलियन को समझा रहा था कि हमें यहाँ से निकलना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, पर जैसे ही वो बाहर की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चला कि जिस वुडन रूम में वो लोग मौजूद हैं वो किनारे से अब काफी दूर आ चुकी है। यानी यहाँ से वो किसी को आवाज भी नहीं दे सकते और ना ही किसी से कनेक्ट कर सकते हैं मदद के लिए। फिर भी यहाँ पर जिलियन जोर जोर से चिल्लाते रहती है जिसका कुछ फायदा नहीं होने वाला था। काइल जिलियन को फिर से समझाता है कि हमें पानी में कूदकर आगे बढ़ना होगा, नहीं तो अगर हम और ज्यादा दूरी पर चले गए तो किसी को बचाना नामुमकिन होगा। जिलियन देख पा रही थी कि काइल का पैर टूट चुका है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ जिलियन के बारे में सोच रहा है और उसे बचाना चाहता है। तूफान और बढ़ता चला जा रहा था और पानी की लहरें तो एक तरीके से उसे तोड़ते जा रही थी। इन्हीं चीजों की वजह से काइल अपनी वाइफ जिलियन को समझाता है कि तुम्हें पानी में उतरना होगा, तुम जाकर मदद लेकर आ जाओ और वो यहीं पर रुकेगा। अब जैसे ही काइल अपनी वाइफ जिलियन को खिड़की पे से पानी के नीचे रखने गया तो वो काफी पैनिक होने लगी। वो तो अपने हस्बैंड को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर तभी काइल ने पानी के अंदर मौजूद एक बड़े से चट्टान को देखा जिसकी तरफ ये वुडन वाला रूम आगे बढ़ रहा था और उन दोनों के बीच में मौजूद थी जिलियन जो उसमें दबकर तो मर ही जाएगी। इसलिए काइल ने एक टफ डिसीजन लिया और अपनी वाइफ जिलियन को पानी में तुरंत ही फेंक दिया। जिलियन नीचे से होते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाती है और उसने ये देखा कि लकड़ी का वो रूम बहुत बुरी तरीके से टकरा गया है उस चट्टान से। ऑलमोस्ट अब वुडन रूम टूटने वाला था और उसके अंदर अभी भी काइल मौजूद होता है जो घायल अवस्था में था। जिलियन जल्द से जल्द अपने आप को कैसे भी स्टेबल करती है और उस घर के अंदर चली जाती है काइल को ढूंढने के लिए। थोड़ी देर के बाद आखिरकार उसे काइल मिल गया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उसके पैर पर और ज्यादा चोट लग चुकी होती है। बेचारा दर्द में कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और जिलियन तो ये कंडीशन देखकर और भी ज्यादा रोते जा रही थी। इस जानलेवा तूफान में उन्हें कौन बचाने आएगा उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं, पर वो ये भी नहीं सोच पाते कि आगे आने वाला खतरा तो इससे ज्यादा बड़ा है। जिलियन तो लगातार ये कह रही होती है कि हमें इस लकड़ी के टुकड़े से निकलकर उस बड़े से पत्थर पर चले जाना चाहिए जो शायद कितने भी तूफान आ जाए किनारे से उतनी ही दूरी पर होगा। लेकिन काइल को ये बहुत ही डेंजरस लग रहा था क्योंकि पानी और ज्यादा ऊपर जाएगा तो चट्टान नीचे जा सकती थी। इसीलिए वो जिलियन को कन्विंस कर लेता है कि वो इसी वुडन वाले घर में रुकेंगे। जिलियन भी बेचारी उसकी बात मानकर वहीं पर रह जाती है। पूरी रात वो दोनों भरी तूफान में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे और सुबह होने पर पता चला कि तूफान रुक चुका है। लेकिन अब यहाँ उठने पर जिलियन जब अपने आसपास नजर घुमाती है तो उसे वो बड़ी चट्टान नहीं दिखाई दे रही थी। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी मौजूद होता है। जिलियन इस मोमेंट पर काफी गुस्सा होने लगी काइल के ऊपर ही, क्योंकि काइल के कहने पर ही वो इस रूम में रुके थे और अब पता नहीं वो किनारे से कितने ज्यादा दूरी पर आ चुके हैं। शायद अगर वो चट्टान पर रुक जाते तो अब तक उन्हें कोई बचाने आ जाता।
जिलियन तो इस सिचुएशन से एकदम इरिटेट हो चुकी थी और वो यहाँ पर आना भी नहीं चाहती थी। काइल ही था जो उसके बारे में सोचते हुए एंजॉयमेंट कराने के लिए यहाँ लेकर आया था। अब तो जिलियन यहाँ काइल से अच्छी तरीके से बात भी नहीं करती और पानी में कूदकर कुछ सामान ढूंढने लग जाती है जो उनके सर्वाइवल के लिए काम आएगा। थोड़ा सर्च करने के बाद उसे आसपास कुछ पानी की बोतल्स और कुछ रिसोर्सेस मिल जाते हैं जो वो अपने साथ इस ट्रिप पर लेकर आए थे। जिलियन कई बार गोता लगा रही थी और अपने साथ बहुत सारी चीजें उस टूटे हुए रूम के अंदर रखने लग जाती है, लेकिन जब उसने एक और बार पानी के अंदर डुबकी लगाई तो वो एकदम दंग रह गई। पिराना मछलियों का कई सारा ग्रुप उसके आसपास घूम रहा था और वो उसके ऊपर अटैक भी करने आता है। जिलियन बहुत ज्यादा डर गई और तुरंत ही टूटे हुए रूम के ऊपर चढ़ जाती है। थोड़ी देर अगर वो और रुकती तो शायद पिराना मछलियां उसकी पूरी बॉडी को चकनाचूर कर देती। फिलहाल जिलियन बहुत ज्यादा थक गई होती है तो वो काइल के पास आकर बैठ गई। काइल अपना फोन भी बैग से निकाल रहा था, लेकिन वो पूरी तरीके से पानी में डूबने के बाद एकदम खराब हो चुका होता है। दोनों ही एकदम हताश हो चुके थे कि उन्हें कौन बचाने आएगा इस पूरे समुद्र के बीच में। जिलियन और काइल तो कई देर से उस टूटे हुए घर के ऊपर मौजूद थे और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अचानक जिलियन को एक प्लेन दिखाई दिया जो उनके ऊपर से गुजर रहा होता है। वो तुरंत ही आगे बढ़ गई चिल्लाते हुए कि वो एटलीस्ट उन्हें देख ले और वहां से रेस्क्यू कर ले। पर ऑब्वियस बात थी कि वो प्लेन उनसे बहुत ज्यादा दूर था, इतनी आसानी से उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। प्लेन को उन तक देखने के लिए कोई बड़ा सिग्नल देना होगा जो उन्हें आसानी से विजिबल हो, तब जाकर ही वो वहां उनकी लोकेशन पता कर पाएंगे। लेकिन यहाँ जिलियन को कुछ आइडिया नहीं था और काइल का पैर तो एकदम घायल पड़ा हुआ होता है, वो इन चीजों में शामिल भी नहीं हो सकता। प्लेन के वहां से चले जाने के बाद वो दोनों निराश होकर बैठ जाते हैं और फिर बाद में लकीली उन्हें एक शिप भी दिखाई दी, पर शिप का डिस्टेंस भी उनसे बहुत दूर होता है, यानी उन्हें भी सिग्नल देना होगा। अब अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहां ओशियन के बीचों बीच हम मौजूद हों और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, लेकिन इन चीजों के बीच हमें कोई शिप या फिर प्लेन दिखाई देती है तो हम उन्हें स्पॉट कैसे कराएं? तो सबसे पहले सिनेरियो पकड़ लेते हैं कि डे टाइम चल रहा है, सन की रोशनी बहुत ज्यादा है और उस मोमेंट पर किसी भी तरीके से शिप या फिर प्लेन को कैसे भी अपने पास बुलाना है। तो डे टाइम में सबसे पहली टेक्निक आती है कि आप पानी में जहां भी मौजूद हो उसके चारों तरफ पूरे मलबे फैला दो। जितनी दूर तक लकड़ी के मलबे दिखाई देंगे उतना ही इजियर होगा ऊपर से आपको स्पॉट करना। भले ही पानी में दूर मौजूद शिप ना देख पाए, लेकिन प्लेन आसानी से ऊपर से देख सकती है। याद रहे जो कॉन्ट्रास्ट कलर हैं और जो बहुत दूर से विजिबल होते हैं जैसे येलो और व्हाइट कलर्स, तो उन्हीं सारी चीजों को पानी में फैला देना है। ये टेक्निक काम नहीं आई तो दूसरी चीज भी है जिसे कि रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी हमें किसी भी कांच वाली चीज को लेना है और सन के रिफ्लेक्शन से एक रोशनी पैदा करनी है। ये चमक दूर दूर तक दिखाई देती है जो कोई शिप भी डिटेक्ट कर सकता था। सिर्फ हमें एंगल फाइनल करके उस शिप की तरफ ये रोशनी करते जानी है। ये सबसे एप्लीकेबल टेक्निक है जिसे कई सारे सर्वाइवर्स यूज भी करते हैं। और एंड में सभी को लास्ट टेक्निक तो पता ही है कि आग जला लेना। दिन के समय अगर आग से जो धुआं निकलेगा उससे वो आसानी से स्पॉट कर सकते हैं। अब इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे जिलियन और काइल भी ये दोहराने लगे थे। उन्होंने तो रोशनी का यूज करके रिफ्लेक्शन पैदा करने की कोशिश की, पर प्रॉब्लम ये हो गई कि सूर्य की रोशनी अब कम हो चुकी थी, यानी अब सनसेट होने लगा था, तो इस तरीके से वो चमक नहीं पैदा कर सकते। फिर बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो आग जलाएंगे और जो धुआं निकलेगा उससे वो बोट उन्हें देख लेगी। जल्द से जल्द दोनों ने मिलकर उस टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों को जमा किया और उस जगह पर आग लगा दी। धीरे धीरे धुआं निकल रहा था पर वो बोट भी उनसे दूर जा रही थी। दोनों ने मिलकर आग बढ़ा दी, बट अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। वो ये भूल चुके थे कि जिस रूम के ऊपर वो ट्रैवल कर रहे होते हैं वो भी लकड़ी का ही था, तो अब आग जलाने के चक्कर में वो लकड़ी का घर भी जलने लगता है। अब ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ गई थी तो जिलियन और काइल को पानी में ही कूदना पड़ा। बेचारे वो दूर मौजूद शिप भी चली गई और जिस पर वो सवार थे वो लकड़ी का रूम भी जल चुका था। उनकी आंखों के सामने ये भयंकर नजारा वो बहुत मुश्किल से देख पा रहे थे। सिर्फ अब उस जगह पर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसके ऊपर वो दोनों अपना वेट डालकर तैर रहे थे। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये क्लियर था कि दूर दूर तक उनकी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। अब यहाँ काइल का पैर पे जो चोट लगी हुई थी उससे ब्लड लगातार निकलता जा रहा था, और अगर पानी में ब्लड लगातार फैलते जा रहा है तो ये कई सारे खतरनाक जल जीवी जानवरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उनमें सबसे पहले पता ही है कौन है। जिलियन और काइल कई देर तक वैसे ही फ्लोट करते ही रहते हैं, तभी उन्हें पानी में हलचल दिखाई दी। हलचल के थोड़ी देर तक देखने पर पता चला कि वहाँ पर बड़े बड़े फिन्स निकल रहे हैं जो खतरनाक शार्क के एक ग्रुप से थे। जिलियन इस मोमेंट पर बहुत ही ज्यादा डर गई, क्योंकि अगर एक बार शार्क ने उन्हें पकड़ लिया तो उनका बचना नामुमकिन है। इसीलिए वो घायल पड़े हुए अपने हस्बैंड को एक बड़ी सी लकड़ी के टुकड़े के ऊपर लेकर जाने लगती है। पहले जिलियन उसके ऊपर चली गई अपनी जान बचाकर और फिर काइल को खींचने लगी। काइल का ब्लड अभी भी पानी में मिलता जा रहा था जो शार्क्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता ही जाता है, पर जिलियन कैसे भी काइल को ऊपर खींचने में कामयाब हो जाती है। हमें दिखाया गया कि उस जगह पर डॉल्फिन्स का भी एक ग्रुप है जो ज्यादातर इंसानों पर हमला नहीं करती। फिर आखिरकार उनका ये अजीब बिहेवियर
बिहेवियर क्यों देखने मिल रहा है। वो बार बार उनके पास से गुजर रही थी जैसे अटैक करने के मूड में हो, पर जिलियन और काइल उस लकड़ी के टुकड़े से नीचे नहीं उतरते। वो कैसे भी करके उनसे दूर जाने का ट्राई करते हैं। अचानक उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि एक शार्क तुरंत ही उनके लकड़ी के टुकड़े पर हमला कर चुकी है और बहुत फोर्स लगाने के कारण वो लकड़ी का टुकड़ा 2 भाग में बट गया था। एक तरफ थी जिलियन और दूसरी तरफ था घायल पड़ा हुआ काइल। जिलियन तो अपने लकड़ी के टुकड़े पर स्टेबल रहती है, लेकिन काइल पलट गया था। उसका पूरा खून पानी में फैलने लगा होता है, जो ऑब्वियसली शार्क को उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। काइल चिल्ला रहा था और जिलियन उसकी मदद करने के लिए जैसे ही गई तो वो देख पा रही थी कि आसपास का पानी लाल होने लगा है। वो बहुत ही ज्यादा डर गई कि शार्क ने कहीं काइल को मार तो नहीं दिया। तुरंत ही वो अपने हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर पानी पर स्प्लैश करने लगती है, जिससे शायद वो शार्क डर कर भाग जाए, पर इस तरीके से शार्क से बचा नहीं जा सकता। जिलियन जैसे तैसे उस लकड़ी के टुकड़े पर बैठती है और काइल को ऊपर खींचने का ट्राई करती है। यहाँ पर एक रियलिटी पता चली कि उन खतरनाक शार्क ने काइल का पूरा पैर काट लिया है। इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से काइल तो बेहोश हो चुका था। जिलियन जो कि सॉफ्ट हार्टेड थी, वो भी इस खतरनाक मंजर को देखकर सह नहीं पाती और बहुत ज्यादा थकान के कारण वो भी धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगती है। काइल का आधा शरीर पानी में था, पर उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी थी। दोनों ही लकड़ी के टुकड़े पर बहते हुए आगे बढ़ने लगे। सुबह से शाम हो चुकी थी और अब धीरे धीरे रात का अंधकार छाने लगता है। जिलियन और काइल कई घंटों से बेहोश पड़े हुए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब जिलियन अपनी आंखें खोलती है तो वो पा रही थी कि वो एक किनारे पर पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही बड़ा आइलैंड था जो पानी के बीचों बीच है। जिलियन अब होश में आकर तुरंत ही काइल के पास जाती है, क्योंकि वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी एकदम से ठंड पड़ चुकी थी और कोई रिएक्शन नहीं होता। जिलियन तुरंत ही काइल को उठाने का ट्राई कर रही थी, पर उसे नहीं पता कि बेचारे काइल की जान जा चुकी है। उसके दोनों पैर कट चुके थे और इतनी ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से वो नहीं बच पाया। जिलियन को ये देखकर बहुत सदमा लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद फिर से जब वो अपनी आंखें खुलती है उसी बीच के ऊपर, तो काइल उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पानी में थोड़ी दूर पर देखने के बाद पता चला कि कई सारी शार्क्स काइल के बॉडी को अपने साथ लेकर जा रही हैं। अब जिलियन ये देख नहीं सकती थी कि कोई उसके हस्बैंड को ऐसे मारे। भले उसकी जान चली गई है, लेकिन वो उससे अभी भी प्यार करती थी। जिलियन काइल की डेड बॉडी को लेने के लिए जैसे ही भागती है, तभी पानी के अंदर कुछ नुकीली चीज से उसका पैर कट जाता है। बहुत सारा ब्लड पानी में फैलने लगा था और उसका पैर भी दर्द दे रहा होता है। प्रॉब्लम की बात ये थी कि जिलियन ने खुद मुसीबत को अपने पास बुला लिया था। ताजा खून सेंस करते हुए वो शार्क जो काइल की डेड बॉडी के पास थी, उनमें से कुछ तो अब जिलियन के पास आने लगती है उसे काटने के लिए। एक ने तो उसके पैर पर हमला भी कर दिया। पर बात ये आ जाती है कि अगर हमारे सामने भी ऐसी कोई शार्क आ जाए जो हम पर अटैक करने से 1 सेकंड पीछे हो, तो हम बचेंगे कैसे और टेक्निक क्या होगी। सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है और ये जान लेना है कि शार्क के बॉडी पार्ट में सबसे नाजुक हिस्सा कौन सा होता है। शार्क की आंखें, उसके नाक और ग्रिल्स, ये 3 हिस्से बहुत ही नाजुक होते हैं, जिन पर लगातार अटैक करने से शार्क कमजोर हो जाती हैं। याद रहे, हमें उनके मुंह के ऊपर वाले हिस्से पर अपना हाथ रखना है। जरा से भी गलती, वो आपके पूरे हाथ को चबा जाएगी। शार्क के दांत होते ही इतने खतरनाक हैं कि वो किसी आयरन के टुकड़े को भी काट कर चकनाचूर कर दे। यहाँ जिलियन की हालत भी कुछ वैसी ही थी, लेकिन उसके हाथ में एक पत्थर लग जाता है जो कि उसने उसके नाक पर मारना स्टार्ट कर दिया। वो तब तक नहीं रुकी जब तक वो शार्क उसे छोड़ ना दे। अब उसने शार्क को भी काफी घायल कर दिया होता है, इसीलिए वो मुड़कर वहाँ से चली गई। बेचारी जिलियन कैसे भी करके किनारे पर आती है और उसके पैर पर काफी जख्म हो गए थे। जल्द से जल्द ब्लीडिंग रोकने के लिए उसने अपने कुछ कपड़े फाड़े और उस घाव के ऊपर अच्छी तरीके से बांध दिया। अब तो उसके बॉडी में भी काफी खून की कमी हो गई थी और ये रियलिटी उसने एक्सेप्ट भी कर ली कि उसका हस्बैंड काइल मर चुका है। वो वापस अब नहीं आने वाला। जिलियन को सब कुछ धुंधला लग रहा था और जैसे उसके पास जीने के लिए कोई रीजन है ही नहीं। वो एक सुनसान आइलैंड पर फंसी हुई है और पानी में भी नहीं जा सकती क्योंकि शार्क्स उस पर अटैक करेंगे। अब जिलियन कैसे भी करके आगे बढ़ती जा रही थी और उसे बड़े बड़े चट्टान दिखाई देते, तो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी और देखेगी कि वहाँ पर कोई शिप तो नहीं मौजूद है। पैर में चोट लगे होने के कारण भी वो आगे बढ़ती रही और पता चला कि टॉप पर पहुंचने के बाद सामने की तरफ उसे एक मछुआरा दिखाई दिया। ये मछुआरा अपनी छोटी सी राफ्ट के ऊपर था, जो यहाँ शायद शिकार करने आया होगा। फिलहाल के लिए वो सो रहा होता है, लेकिन जिलियन उसे लगातार आवाज देते रही। उस फिशरमैन को कोई फर्क ना पड़ने के कारण अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था पानी में कूदकर उसके पास पहुंचने का। जिलियन तैरते हुए आखिरकार उस राफ्ट के पास पहुंच गई और जल्द से जल्द उस फिशरमैन को जगाया। फिशरमैन तो चाइनीज लग रहा था, जिससे कि जिलियन की भाषा समझ में नहीं आती, फिर भी वो मदद कर रहा था जिलियन की ऊपर खींचने में और जिलियन उसे इशारों में बताने लगी कि उस पर अटैक हुआ है, उसे मदद की जरूरत है और पैर पर बहुत ही बड़े बड़े जख्म मौजूद थे। शायद वो फिशरमैन उसकी बात समझ गया था और मदद करने के लिए भी रेडी हो जाता है। वो कैसे भी करके जिलियन को अच्छे तरीके से बिठा रहा था और उसने सबसे पहले जिलियन के घाव के ऊपर
थोड़े अल्कोहल डाले, जो ऐसी कंडीशन में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। जिलियन की चोट बड़ी थी, इसीलिए फिशरमैन ने कैसे भी करके उसके घाव को सिलना स्टार्ट किया। बहुत दर्द झेलते झेलते जिलियन तो थोड़ी देर के लिए वहीं बेहोश हो गई थी। फिशरमैन देखने से तो अच्छा लग रहा था क्योंकि वो उसकी मदद कर रहा होता है। अब वो अपना डेली रूटीन फॉलो करने लगा, यानी पानी के अंदर जाकर मछलियां पकड़ना। उसने कई सारे जाल और उस राफ्ट को कंट्रोल करने वाला एक एंकर नीचे डालकर रखा होता है। फिशरमैन अपने काम में बिजी हो गया और कई सारी मछलियों को पकड़ने लगा जाल की मदद से। पर अचानक जिलियन जिस राफ्ट में मौजूद थी वो हिलने लगी। बहुत ही तेज झटके उसे लगने लगे होते हैं, तो वो तुरंत ही उठकर आसपास देखने लग जाती है कि फिशरमैन कहाँ गया। लेकिन उसे सिर्फ एक एंकर दिखाई देता है जिससे कि राफ्ट बंधी हुई थी। अगर जब तक एंकर नहीं हटेगा तो राफ्ट आगे नहीं बढ़ेगी। चारों तरफ देखने के बाद आखिरकार कोई चीज बाहर आती है, लेकिन ये कटा हुआ हाथ था जो फिशरमैन का होता है। धीरे धीरे आसपास खून फैलने लगा, जिससे ये क्लियर हो गया कि शार्क ने उस फिशरमैन पर भी हमला कर दिया है। ये वही शार्क थी जिस पर जिलियन ने मारकर चोटिल किया था। जिलियन ट्राई कर रही थी कि एटलीस्ट वो एंकर को हिला सके, पर वो बहुत भारी था, इतनी आसानी से नहीं हिलने वाला। बहुत देर तक चिल्लाने के बाद आखिरकार वो फिशरमैन ऊपर की तरफ आता है, यानी वो मरा नहीं था और मदद मांग रहा था जिलियन से। अब यहाँ जिलियन उसे अपना हाथ तो देती है ताकि वो ऊपर आ जाए, बट वो फिशरमैन काफी पैनिक था। उसने तो दम लगाकर जिलियन को ही पानी में गिरा दिया। उनके आसपास शार्क घूम रही थी जो हमला करने की फिराक में होती है, बट जिलियन कैसे भी करके वापस राफ्ट पर चली गई और उस फिशरमैन को भी ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी। ऑलमोस्ट वो ऊपर आ चुका था, लेकिन उसी वक्त वहाँ शार्क कूद पड़ती है और उस फिशिंग करने वाले आदमी को वहीं पर अपने साथ लेकर चली जाती है। अब तो जिलियन को भी कंफर्म हो गया कि वो मर चुका होगा, बट प्रॉब्लम वाली बात यह है कि वो शार्क अभी भी वहाँ मंडरा रही है। जिलियन को खुद की प्रोटेक्शन तो करनी ही होगी, वो राफ्ट को हिला नहीं सकती, इसीलिए वो आगे बढ़ाने वाले एक प्रोपेलर को निकाल लेती है जो कि मशीन से चलता था। शार्क तो अब राफ्ट को भी गिराने के लिए लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी, पर जिलियन ने उस प्रोपेलर को बहुत तेज घुमाया और शार्क जैसे ही क्लोज आती है वो उस पर अटैक करने लगी। प्रोपेलर्स के नुकीले होने के कारण शार्क को वो डैमेज प्रोवाइड कर रहे थे। शार्क कुछ देर के लिए तो वहां से चली गई, पर उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। उस नुकीले प्रोपेलर के हमला करने की वजह से शार्क के बॉडी पर भी जख्म हो चुके थे, इसीलिए वो और भी ज्यादा गुस्से वाले तरीके से उस छोटी सी राफ्ट पर हमला करती है। जिलियन के पास एक प्रोटेक्शन के लिए वो प्रोपेलर था, वो भी काम करना बंद कर देता है, यानी वो ऐसे तो शार्क से नहीं लड़ सकती। शार्क काफी तेजी से आकर अटैक करती है और वो पूरी राफ्ट एकदम से पलट गई थी, यानी अब जिलियन एकदम से एक्सपोज हो चुकी है और शार्क कभी भी उस पर अटैक कर सकती है। उस राफ्ट का एंकर भी नीचे चला गया था और वो तो उसे उठा भी नहीं पा रही थी। फिर भी जिलियन हार नहीं मानती और अपने पैर से ऊपर खींचते रहती है। एंकर ऊपर आ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ शार्क भी काफी क्लोज पहुंच चुकी थी। शार्क तुरंत ही अटैक करने के लिए चली जाती है जिलियन की तरफ, लेकिन जिलियन ने बहुत ज्यादा दम लगाते हुए उसके ऊपर एंकर से ही हमला कर दिया। वो उसके मुंह में घुसा देती है और नुकीला एंकर शार्क के बॉडी के आर पार हो गया। इतना डैमेज प्रोवाइड करने पर वो शार्क कुछ हिल नहीं पाती और वहीं पर गिरकर मर जाती है। जिलियन जैसे तैसे अपने उल्टी हुई राफ्ट के ऊपर चढ़ जाती है और देखने लगती है कि वो खतरे से निकली भी कि नहीं। सबसे अच्छी बात हुई कि उसे किनारा दिख रहा था और किनारे पर कई सारे मछुआरों की फैमिली मौजूद थी, इसीलिए अब वो जोर से चिल्लाने लगी जितना उसमें दम होता है। लकीली उन सारे मछुआरों ने जिलियन को देख लिया था और वो तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए पास आने लगे। जिलियन के बॉडी में जान नहीं बची थी और वो लेटी हुई होती है। होपफुली वो बच तो जाएगी, लेकिन उसकी जिंदगी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। उसका हस्बैंड काइल बुरी तरीके से मारा गया और वो बचा भी नहीं पाई। इसी तरीके से ये दर्दनाक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।